क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m के बराबर है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ग्राउंड से विद इनिशियल स्पीड ऑफ u नॉट एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल को u स्पीड से रिलीज किया है u नॉट से, अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं। इसका पाथ जो है प्रोजेक्टाइल होगा, एक पैराबोलिक पाथ ये ट्रेवल करेगा। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ कहानी बताई है आगे। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, यानी कि यहां की बात कर रहे हैं, इट मेक्स अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल। एक दूसरे आइडेंटिकल पार्टिकल के साथ इनका एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है और विच वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जिसको ग्राउंड से वर्टिकली ऊपर फेंका जाता था विद द सेम इनिशियल स्पीड u नॉट, जिसको u नॉट से ही फेंका था नीचे से ऊपर। द एंगल दैट द कॉम्पोजिट, यहां पे कॉम्पोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये दोनों जो है चिपक जाते हैं। सिस्टम मेक्स हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, तो कोलिजन के बाद में दोनों का जो कॉम्पोजिट है कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो देखिए बेटा, जब ये पार्टिकल नंबर 1 जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u नॉट कॉस अल्फा के बराबर। एक दूसरा पार्टिकल जब यहां पे था, इनिशियल उसको u नॉट स्पीड से फेंका था, जब यहां पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, मैं मान लेता हूं वो u2 के बराबर हो जाती है। u1 की वैल्यू u नॉट कॉस अल्फा है, u2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से पार्टिकल यहां जाता है, h max के बराबर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है u2। सो आई कैन राइट u2 इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर minus 2 into g into h max, which is u naught square sin square alpha divided by 2g। तो 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाता है, इसका अंडर रूट भी है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से u नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, तो आपको मिल जाएगा u नॉट cos अल्फा के बराबर वेलोसिटी मिल जाएगी u2 की। u2 की वैल्यू u नॉट cos अल्फा है, यानी जितनी इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है उतनी इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी हो जाती है। सो बिफोर कोलिजन हमें पता चल गया कौन कौन सी वेलोसिटी पार्टिकल्स के पास है। हमारे पास m मास का जो ब्लॉक है इसके पास वेलोसिटी है u नॉट cos अल्फा, और जो इससे टकरा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है u नॉट cos अल्फा, सेम वेलोसिटी। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। और आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, आफ्टर द कोलिजन ये कंपोजिट बन जाता है और मैं मान लेता हूं इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vy के बराबर हो जाती है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx के बराबर हो जाती है। ठीक, और हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, कितना एंगल ये बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, यानी कि थीटा एंगल निकालना है, दैट इज vy अपॉन vx। तो मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले मैं लीनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा, फिर लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करूंगा। तो देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा तो m इंटू यू नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल 2m इंटू वी वाई। तो यहां से आपको वी वाई की वैल्यू मिलती है यू नॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू नॉट m इंटू यू नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज 2m इंटू वी एक्स के बराबर। तो यहां से सॉल्व करने पे आपको मिलता है वी एक्स इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो हमें Vx मिल चुका है, Vy मिल चुका है, वहां से tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू Vx अपॉन Vy, और हमारे Vx और Vy दोनों बराबर हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो tan थीटा 1 का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। तो 45 डिग्री हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स। यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना। जेईई मेन का पैटर्न होगा।
ठीक है ना। अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना, इट्स अ फ्री कोड। ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स। और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब वन ईयर की यानी कि 12 मंथ की 65096। और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56,097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56,097 24 मंथ्स की है और 38,599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है। ये आईआईटी जेईई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है? 68,799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार पूछा गया है जेईई एडवांस में। सवाल में आपसे कहा गया है a small mass m is attached to a massless string whose other end is fixed at p as shown in figure. This is point P. The mass is undergoing circular motion in xy plane x with center at O with constant angular speed omega. Constant speed omega है हमारे पास. If the angular momentum of the system calculated about O and P are denoted by LO vector and LP vector respectively, देन हमें बताना है कि कौन इसमें से वेरी करेगा और कौन इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहां हमारे पास एक कोनिकल पेंडुलम टाइप की सिचुएशन बन रही है। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं इसे, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं इसे। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और ये है हमारा पिवट पॉइंट। इस पॉइंट को P कहा गया है, इस पॉइंट को O कहा गया है। पार्टिकल इस तरीके से जो है मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक, ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है जो कांस्टेंट है और हमें बताना है कि O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L वेक्टर इज इक्वल टू m आर्क वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, या आप ऐसे लिख सकते हैं m r क्रॉस p, सॉरी r क्रॉस p, आप इसे लिख सकते हैं r क्रॉस p इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यदि मैं O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मुझे पहले R वेक्टर चाहिए और मुझे V वेक्टर चाहिए, या मैं कह सकता हूं मुझे R वेक्टर और P वेक्टर का क्रॉस करना होगा तो मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देखिए इस समय इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और R वेक्टर की बात करें तो R वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो यदि R क्रॉस V में करता हूं तो मुझे ऊपर की डायरेक्शन में मिलता है जो है L वेक्टर। तो L वेक्टर की डायरेक्शन हमें यहां पे मिल जाती है इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में LO वेक्टर। और इसके मैग्नीट्यूड की यदि बात की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा RM इंटू R। R इज दिस मच डिस्टेंस और ये उसका स्पीड हो जाएगा आपके पास R ओमेगा के बराबर, तो इसे आप R ओमेगा लिख सकते हैं, R ओमेगा। ठीक है, तो ये आपको एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट मिलने वाला है। यदि मान लीजिए पार्टिकल यहां पर आ जाता है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका R वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज R वेक्टर, और R क्रॉस V करते हैं तो अब भी ऊपर की डायरेक्शन में हमें LO वेक्टर मिल रहा है। किसी और एक इंस्टेंट पर चेक कर लेते हैं। तो यहां पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसका R वेक्टर है ये और P वेक्टर है ये
p वेक्टर है ये, या कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर है ये, तो r क्रॉस p यदि आप देखते हैं r क्रॉस p जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है o के अबाउट वो हमेशा इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, हर समय इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। और क्योंकि इसका स्पीड सेम है, एंगुलर स्पीड सेम है, r वेक्टर हमेशा सेम है, इसका मैग्नीट्यूड r का सेम है, तो मैं कह सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, L अबाउट O की। सो LO वेक्टर इज कांस्टेंट, तो यहां लिख सकता हूं LO वेक्टर। LO वेक्टर का मतलब है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं P के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी। P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की यदि बात करें तो ये हमारे पास सिचुएशन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट है O, और ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहां पर देखें जो r वेक्टर की बात करूंगा तो यहां से लेके यहां तक लाने वाला जो वेक्टर है वो r वेक्टर कहलाएगा। तो r वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है ये वाली, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वेक्टर। सो r क्रॉस v की बात करें, r क्रॉस p की बात करें, r क्रॉस v आपको मिल रहा है इस डायरेक्शन में, आपको मिल रहा है r क्रॉस v, यानी कि L अबाउट p इज इन दिस डायरेक्शन। और मान लीजिए पार्टिकल कभी यहां पे आ जाता है, पार्टिकल कभी यहां आ जाता है यहां, तो इसका r वेक्टर है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो आपको जो मिलने वाला है L वेक्टर वो मिलेगा r क्रॉस v, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको ये मिलने वाला है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि हर समय ये इस डायरेक्शन में जो है आपको मिलने वाला है L वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है L वेक्टर जो है मूव करता है, इसका मतलब L वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब L P वेक्टर जो है वो वेरिएबल है, उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। यदि उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और जो एंगल है इनके बीच में वो भी कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं ये मैग्नीट्यूड में तो समान है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि ये LP वेक्टर इज अ वेरिएबल वेक्टर। तो यहां पे ऑप्शन मैच करते हैं, LO वेक्टर एंड LP वेक्टर डू नॉट वेरी विद टाइम, गलत है ये। LO वेक्टर वेरीज विद टाइम बट LP रिमेन कांस्टेंट, गलत है ये। LO वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल LP वेक्टर वेरीज विद टाइम, सी ऑप्शन जो है वो सही मैच कर रहा है, ठीक है जी। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे हम एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। और यदि मान लीजिए आपके पास रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, और कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में है या रोलिंग मोशन में है तो उसका कैसे हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के। ओके, जो एडवांस 2018 में आया था जिसमें दिया है, आपको पढ़ते हैं सवाल, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन। तो ये बात जो है आप नोट करिए कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और पार्टिकल x बराबर 0 या 0,0 से अपना मोशन स्टार्ट करता है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एक्सिस। पहले रेस्ट में था, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण ये x एक्सिस के अलोंग मूव करने लग जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। इट्स काइनेटिक एनर्जी K changes with time as dk by dt is equals to gamma t, where gamma is a positive constant of appropriate dimension. Which of the following statements is true? Are true? तो पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा है स्पीड, तीसरा है डिस्टेंस, चौथा है कंजर्वेटिव फोर्स या नॉट। तो हमें पूरा इसका डाइसेक्शन करना होगा। तो मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। यदि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो आपको मिलेगा हाफ m तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा हाफ m v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाय dt। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dk बाय dt की वैल्यू आपको मिल जाती है mv dv बाय dt के बराबर, और ये आपको दिया है क्वेश्चन में गामा इंटू टी के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी। तो यहां देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मास, वेलोसिटी और dv है और राइट हैंड साइड में गामा टी है, यहाँ पे dt बचा है तो dt को ले जाइए उधर। तो एक जैसी चीजों को एक तरफ ले जाइए, कांस्टेंट को भी मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं तो आपको मिलेगा v dv इज इक्वल टू गामा बाय m इंटू टी dt। इंटीग्रेशन लगाएंगे, देखिए यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी जो है 0 के बराबर है
और टाइम t बराबर t पर जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूं v के बराबर है। तो यहां से आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पे मिलेगा गामा अपॉन m, यहां मिलेगा t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से मर गया 2, v की वैल्यू आ जाती है आपके पास अंडर रूट ऑफ गामा बाय m इंटू t। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv बाई dt से, तो मिल जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ गामा बाय m। तो पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम लगा है t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इज गामा बाय m इनटू t स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलता है x इज इक्वल्स टू हाफ अंडर रूट ऑफ गामा बाय m इनटू t स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ये है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है ये है, और पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स यदि मैं निकाल देता हूं तो आपको मिल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ m गामा व्हिच इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब हमें कुछ चीजों के जवाब देने हैं। सवाल में पूछा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इज इट ट्रू? चेक करिए, यस कांस्टेंट है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, चेक करिए, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन की बात करें, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, क्या ये लीनियरली विद टाइम वेरी हो रही है? नहीं, ये जो है लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर रिलेशन में यहाँ टाइम की पावर जो है 1 आती है, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो गलत है। डी ऑप्शन की बात करें, फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, तो कंजर्वेटिव जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक, ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो हमारे ऑप्शन ए, बी और डी सही आ जाते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो जेईई एडवांस 2018 में हमसे पूछा गया है। A ball is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface. 45 डिग्री से एक बॉल को फेंका गया है, it reaches a maximum height of 120 meter and returns to the ground. Returns to the ground. तो ये डायग्राम जो है यदि आप बनाना चाहें तो आपको डायग्राम मिलेगा कुछ इस तरीके से। बॉल को फेंका गया है यहाँ से, लेट्स से u स्पीड से, एंगल जो है 45 डिग्री है और इसकी मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाती है कितनी? h max is equals to 120 और ये रिटर्न्स टू ग्राउंड, ग्राउंड पे रिटर्न हो जाता है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये हिट करता है, जितनी स्पीड से गया है ऑफ कोर्स उतनी स्पीड से ये गिरेगा, तो इसकी स्पीड जो है u थी पहले और काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k नॉट मान लेता हूं, तो टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी k नॉट बाई 2 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी k नॉट बाई 2 हो जाती है इसकी k नॉट से। और क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, लेकिन और इसकी जो वेलोसिटी है वो टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपको बताना है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर इट बाउंस, तो बाउंस होने के बाद आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट इसका कितना होने वाला है, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इस प्रोजेक्टाइल के लिए। तो हम जानते हैं कि h max होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 का स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां से आपको मिल जाता है u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 120 है बेटा, ये 20 है और आ जाएगा आपके पास 2, सो 12 24 दूनी 48, 4800 आपको मिल जाता है स्पीड का स्क्वायर, और u की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16×48, सो 40√3 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ से स्पीड मिल जाती है। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल स्पीड। अब इस स्पीड से ये यहाँ टकराता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आधी हो जाती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ ऑफ हाफ m u स्क्वायर। तो देखिए हाफ से हाफ गया, m से m गया, तो फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद u/√2 टाइम्स हो जाती है, u/√2 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी टकराने के बाद है कितनी हो चुकी है, 40√3/2 मीटर पर सेकंड के बराबर, और इस स्पीड से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से जाता है। तो मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फिर से लगा सकता हूं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay,
या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यू होता है प्रोजेक्शन स्पीड जो v के बराबर दी हुई है, तो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर विच इज 1600 इंटू 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 30, यानी कि साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 20। सो ये हो जाएगा आपके पास 1600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 दूनी 16 160 से 10 टाइम्स आपको मिल गया आंसर 30 मीटर के बराबर। सो 30 मीटर ये फर्स्ट कोलिजन के बाद ये है ऊपर उछल जाएगा, मैक्सिमम हाइट इसकी आने वाली है 30 मीटर के बराबर, आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। तो सवाल में क्या था, सवाल में हमें जो कहा था वो हमने कर दिया, आसान था सवाल, मैं कहूंगा काफी आसान था सवाल। हमें यहाँ से मैक्सिमम हाइट से स्पीड निकालनी थी, स्पीड निकालने के बाद यहाँ फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड निकालनी थी और फिर से प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर दिमाग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए 2/5 mr², आर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इसका मतलब स्टेशनरी सरफेस पर v = r ओमेगा फॉलो होगा with velocity v0 over a rough horizontal surface collides elastically as shown. The final speed of center of mass of the sphere after sufficient long time will be equal to. तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाल चली गई हैं इस क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ v0 वेलोसिटी दिखाई गई है, लेकिन वर्ड्स में यहाँ लिख दिया है कि इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो आपको यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन अज्यूम करनी होगी, नॉट अज्यूमिंग, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा और ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है कि दो स्फीयर एक दूसरे की तरफ रोल करते हुए आ रहे हैं, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस सेंस में होना चाहिए ओमेगा। ओमेगा इज v0 डिवाइडेड बाय r, और इसका जो ओमेगा है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ओमेगा इज v0 डिवाइडेड बाय r। तभी ये रोल कर पाएगा और तभी ये रोल कर पाएगा। तो ये बात यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं क्रूशियल है, आपको डायग्राम में नहीं दिखाई गई है, डायग्राम भ्रामक है कि अच्छा है शायद सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देता हूँ। तो यहाँ वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें। फिर ये दोनों टकराते हैं इलास्टिकली, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1 के बराबर। अब हम एक बात तो जानते हैं कि जब आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट हेड ऑन तरीके से टकराते हैं इलास्टिकली, तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, आपको ये मैं याद दिला देता हूँ, यदि इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी है v1 के बराबर, और एक दूसरा मास है m1 which is also m1 और इसका वेलोसिटी है v2 के बराबर। तो ये इलास्टिकली यदि हेड ऑन टकराते हैं, हेड ऑन तरीके से इलास्टिकली टकराते हैं, तो इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में बात करूं तो इसका v1 इसको मिल जाता है और इसका v2 इसको मिल जाता है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होने वाला है वेलोसिटीज़ के साथ, सिर्फ लीनियर वेलोसिटीज़ के साथ ऐसा होगा, ओमेगा के साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये बिफोर कोलिजन हमारे पास सिचुएशन ये है, और आफ्टर कोलिजन मैं बता सकता हूँ आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये जो स्फीयर्स हैं इनकी वेलोसिटीज स्वैप हो जाएंगी, वेलोसिटीज जो है एक्सचेंज हो जाएंगी। इसका v0 वेलोसिटी इसको मिल जाएगा और इसका v0 वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। तो सिचुएशन आपके पास बनेगी ये, जस्ट आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो ये वेलोसिटी v0 इसका हो जाएगा इस तरफ, इसका वेलोसिटी हो जाएगा इस तरफ। लेकिन ओमेगा के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई टॉर्क की आवश्यकता होती है। लेकिन जस्ट आफ्टर द कोलिजन कोई भी हमारे पास अभी टॉर्क नहीं है, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहने वाला है। ये रहेगा आपके पास ओमेगा विच इज़ v0 बाय r, और इसका भी रहेगा ओमेगा इस तरफ, ओमेगा इज इक्वल टू v0 बाय r। अब किसी भी एक बॉल की आप बात कर लीजिए, बिकॉज दोनों ही स्फीयर, दोनों ही बॉल जो है आइडेंटिकल तरीके से मूव कर रही हैं, जिनका v0 इस तरफ है, ओमेगा इस सेंस में है, v0 इस तरफ है, ओमेगा इस सेंस में, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। कोई भी आप एक पिक कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट वाली बॉल को पिक कर रहा हूँ, तो लेफ्ट वाली बॉल के साथ क्या सीन है जी, लेफ्ट वाली बॉल के साथ क्या सीन है कि ये बॉल का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है इस तरफ, इसका एंगुलर वेलोसिटी है इस तरफ, ओमेगा इज इक्वल टू v0 अपॉन r,
तो यदि इन ओमेगा और v से यदि हम इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालें तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से v नॉट और हो जाएगी विच इज 2v नॉट। तो ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में स्लिप होने लगेगा। तो जब दो सरफेसेस रिलेटिवली स्लिप होते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन उनके बीच में लगता है। तो ग्राउंड के और इसके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा स्लिपिंग के का अपोज करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ के और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है म्यू एम जी के बराबर। अब देखिए इस फ्रिक्शन की वजह से हमें एक टॉर्क मिल रहा है इस डायरेक्शन में। अब टॉर्क का डायरेक्शन इस एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इस सेंस में है और टॉर्क जो है एक सेंस में है। टॉर्क से प्रोड्यूस होगा अल्फा और ये आपके पास ओमेगा। इसका मतलब ये एंगुलर रिटार्डेशन की कंडीशन है, एंगुलर रिटार्डेशन की ये कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है फॉर श्योर और ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, और ध्यान दीजिए ये ना सिर्फ टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है बल्कि ये एक एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो ये एक लीनियर रिटार्डेशन की कंडीशन भी बन रही है। तो लीनियर रिटार्डेशन और एंगुलर रिटार्डेशन दोनों हो रहा है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो जेईई एडवांस 2018 में हमसे पूछा गया है। A ball is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface. 45 डिग्री से एक बॉल को फेंका गया है। It reaches a maximum height of 120 meter and returns to the ground. Returns to the ground. तो ये डायग्राम जो है यदि आप बनाना चाहें तो आपको डायग्राम मिलेगा कुछ इस तरीके से। बॉल को फेंका गया है यहाँ से लेट्स से u स्पीड से, एंगल जो है 45 डिग्री है और इसकी मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाती है कितनी, h max is equals to 120 और ये रिटर्न्स टू ग्राउंड, ग्राउंड पे रिटर्न हो जाता है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये हिट करता है, जितनी स्पीड से गया है ऑफ कोर्स उतनी स्पीड से ये गिरेगा। तो इसकी स्पीड जो है u थी पहले और काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k नॉट मान लेता हूं। तो टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी k नॉट बाई 2 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी k नॉट बाई 2 हो जाती है इसकी k नॉट से। और क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। लेकिन और इसकी जो वेलोसिटी है वो टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपको बताना है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर इट बाउंस। तो बाउंस होने के बाद आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट इसका कितना होने वाला है। ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इस प्रोजेक्टाइल के लिए तो हम जानते हैं कि h max होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 का स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां से आपको मिल जाता है u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 120 है बेटा, ये 20 है और आ जाएगा आपके पास 2। सो 12 24 दूनी 48 4800 आपको मिल जाता है स्पीड का स्क्वायर और u की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16 × 48 सो 40√3 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ से स्पीड मिल जाती है। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल स्पीड। अब इस स्पीड से ये यहाँ टकराता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आधी हो जाती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ ऑफ हाफ m u स्क्वायर। तो देखिए हाफ से हाफ गया, m से m गया, तो फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद u/√2 टाइम्स हो जाती है, u/√2 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी टकराने के बाद है कितनी हो चुकी है 40√3/2 मीटर पर सेकंड के बराबर। और इस स्पीड से ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से जाता है। तो मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फिर से लगा सकता हूं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u होता है प्रोजेक्शन स्पीड जो v के बराबर दी हुई है। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो आपको मिल जाएगा u स्क्वायर विच इज 1600 इंटू 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 20। सो ये हो जाएगा आपके पास 1600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 दूनी 16 160 से 10 टाइम्स
आपको मिल गया आंसर 30 मीटर के बराबर। सो 30 मीटर ये फर्स्ट कोलिजन के बाद ये है ऊपर उछल जाएगा, मैक्सिमम हाइट इसकी आने वाली है 30 मीटर के बराबर आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। तो सवाल में क्या था, सवाल में हमें जो कहा था वो हमने कर दिया, आसान था सवाल, मैं कहूंगा काफी आसान था सवाल। हमें यहाँ से मैक्सिमम हाइट से स्पीड निकालनी थी, स्पीड निकालने के बाद यहाँ फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड निकालनी थी और फिर से प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30।